आज हम पेशी ऊतक के फर्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रकार है रेखित पेशी ऊतक। ठीक है, हम पेशी ऊतक की डिटेल के बारे में पढ़ चुके हैं और पेशी ऊतक का कार्य क्या होता है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। पेशी ऊतक क्या काम करता है बताओ? पेशी ऊतक गति प्रदान करता है और संकुचन प्रोटीन के कारण गति प्रदान करता है और अस्थि के साथ मिलकर काम करता है। ये हम पेशी ऊतक के अंदर पढ़ चुके हैं। तो पहला है रेखित पेशी ऊतक और दूसरा है अरेखित पेशी ऊतक और तीसरा आता है हृदय पेशी ऊतक। तो सबसे पहला पढ़ते हैं रेखित पेशी ऊतक। तो सबसे पहले इन ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती है? लंबी होती हैं, बेलनाकार होती हैं, लंबी होती हैं और बेलनाकार होती है और शाखा रहित एवं बहुकेंद्रीय। ठीक है, शाखा रहित का मतलब क्या है? शाखाएं नहीं होती हैं इसके अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट बात क्या है? बहुकेंद्रीय मतलब कि अनेकों केंद्रक होते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहली बात लिखना है आपको, ये क्या होती हैं? लंबी होती हैं। क्या होती है? लंबी और क्या होती है? बेलनाकार। क्या होती है? लंबी होती है और बेलनाकार। और क्या है इसके अंदर बात? रेखित का नाम चल रहा है रेखा। और क्या होती है? बहुकेंद्रित। बहुकेंद्रित। और क्या होती हैं? शाखा रहित होती हैं, मतलब कि शाखा नहीं होती इनके अंदर, टहनियां नहीं होती हैं कहने का मतलब। ठीक है, तो लंबी होती है, बेलनाकार होती है, बहुकेंद्रीय होती हैं और शाखा रहित होती हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये पेशियां हल्के एवं गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं या धारियों की तरह प्रतीत होती हैं। इसी कारण इसे क्या कहते हैं? रेखित पेशी ऊतक कहते हैं। ठीक है, हम किससे देखते हैं इसको? सूक्ष्मदर्शी से। सूक्ष्मदर्शी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर हम इनको किससे देखें बताओ? सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो क्या दिखाई देंगी? ये गहरी दिखाई देंगी। क्या दिखाई देंगी? गहरी और हल्के रंगों में से, हल्के तथा गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाएं, हल्के एवं प्लस गहरे रंगों में एक के बाद एक, एक के बाद एक दिखाई देती हैं। तो इसलिए हम क्या कह सकते? देखो, एक के बाद एक, पहले हल्की होती है वैसे और गहरे रंगों में से क्या करती है? एक के बाद फिर एक, एक के बाद फिर एक। इसका मतलब एक एक करके दिखाई देती है, कहने का मतलब यह है। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? रेखित पेशी ऊतक कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की पेशियां मुख्य रूप से कहां पाई जाती है? हाथ में, पैर में, गर्दन में, आंख में। तो कहां कहां पाई जाती है? देखो, आंख में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? हाथ में पाई जाती हैं और पैर में पाई जाती हैं और गर्दन में पाई जाती हैं। कहां कहां पाई जाती हैं? आपसे कोई पूछे कि ये रेखा, ये ऊतक कहां कहां पाया जाता है? आंख में, हाथ में, पैर में और कहां पाया जाता है? गर्दन में। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे अन्य अंगों में भी पाई जाती है जो हमारी इच्छा के अधीन कार्य करती है, इसलिए इन पेशी ऊतकों को ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। तो आप ध्यान रखना, इसको हम किस नाम से भी जानते हैं? ऐच्छिक पेशी। किस नाम से? किस पेशी को ऐच्छिक पेशी के नाम से जाना जाता है बताओ? बताओ। अरे भाई, रेखित पेशी ऊतक को ऐच्छिक पेशी ऊतक भी कहते हैं। ये पेशियां अपने दोनों सिरों पर अस्थियों से जुड़ी होती हैं, अतः इन्हें कंकाल पेशियां भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको कंकाल पेशियां? देखो, रेखित पेशी को ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं और अगला नाम आता है इसको कंकाल पेशियां। कंकाल पेशियां। आप बताओ इनको कंकाल पेशियां क्यों कहेंगे? देखो, कंकाल पेशियां इसलिए कहते हैं, ये दोनों सिरों पर अस्थियों से जुड़ी होती हैं। देखो, ये पहला सिरा है अस्थि का। क्या है? ये अस्थि है। एक दूसरी और है अस्थि। कितने सिरे हो गए इनके? एक सिरा ए हो गया, एक सिरा बी हो गया। तो यहां से ये दोनों सिरे किससे जुड़े हुए हैं? अस्थि से।
इसलिए कंकाल जब अस्थि को अस्थि से जोड़ते हैं तो इसे क्या बोलते हैं बताओ? अस्थि को अस्थि से जोड़ते हैं कंकाल पेशियां कहते हैं। तो दो अस्थि दोनों सिरों से जुड़ गई ना, तो अस्थि का मतलब हड्डी होता है वैसे तो इसलिए आपने देखा होगा अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा सुना है? अस्थि मज्जा क्या होता है बताओ? अस्थि मज्जा क्या होता है? आपने सुना होगा आरबीसी, सुना है? वो अस्थि मज्जा काम करता है ना इसके अंदर। और डब्ल्यूबीसी के अंदर अस्थि मज्जा, प्लीहा, ये सारे काम करते हैं। यकृत इनके अंदर पाई जाती है वो डब्ल्यूबीसी। तो इसी प्रकार से अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम अगर करें तो उसे कंकाल पेशियां कहते हैं। और कंकाल पेशियों को एक प्रकार की हम रेखित पेशियां भी कहते हैं। और रेखित पेशियों का दूसरा नाम मैंने आपको लिख रखा है ऐच्छिक पेशियां, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, अधिकांश पेशियां अपनी इच्छा अनुसार तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में कार्य करती हैं। इस कारण इसे ऐच्छिक पेशियां कहते हैं, ये मैंने बता दिया। ये पेशियां निरंतर कार्य करने पर थक जाती हैं और इन्हें विश्राम की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा ये पेशियां निरंतर कार्य करती हैं। ये पेशियां निरंतर कार्य करने पर क्या हो जाती हैं? थक जाती हैं। इसलिए इन्हें किसकी आवश्यकता होती है? विश्राम की आवश्यकता, विश्राम की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद आती है अरेखित पेशी ऊतक। क्या आती है? सेकंड है अरेखित पेशी ऊतक। आप इनकी इंग्लिश भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो। देखो अरेखित पेशी ऊतक जो होती है इनको हम स्ट्रिप्ड, एक तो होती है स्ट्रिप्ड और एक होती है अनस्ट्रिप्ड। तो इनको क्या बोल सकते हैं? अनस्ट्रिप्ड। क्या बोलेंगे? अरेखित को क्या बोलेंगे? अनस्ट्रिप्ड। क्या बोलेंगे? अनस्ट्रिप्ड। ठीक है, मस्कल, क्या बोलेंगे? मस्कल टिश्यू। ठीक है, तो ये भी आप इसमें नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना, अरेखित पेशियां देखो पतली लंबी वे केंद्रक युक्त तंतुमय कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। क्या होती है? पतली होती है। क्या होती है? ये लंबी होती है ना, तो ये क्या होती है? पतली होती है। उसके बाद क्या होती है? लंबी। और क्या होती है? ये तो है केंद्रक युक्त, और ये क्या है? क्या है? केंद्रक युक्त का मतलब एक केंद्रक, और शाखा रहित का मतलब क्या है? शाखा युक्त। अगर युक्त लग जाए तो क्या होगा? शाखाएं होंगी। अगर युक्त मुक्त लग जाए तो शाखा नहीं होंगी। ठीक है, और शाखा रहित भी आ जाए तो शाखाएं नहीं होंगी। ठीक है, उसके बाद इनमें हल्की गहरी अनुप्रस्थ धारियां नहीं होती हैं, इस कारण इन्हें अरेखित पेशियां कहते हैं। इसी प्रकार इनका संकुचन हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? अनैच्छिक। क्या कहते हैं? अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनका दूसरा नाम क्या है? अनैच्छिक पेशियां। क्या कहते हैं इनको बताओ? अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं। उसके बाद देखो ध्यान से, इनकी कार्य दक्षता पेशीय ऊतक से अधिक होती है। मतलब इनकी दक्षता क्या होती है? साथ में अधिक होती है। किससे अधिक होती है बताओ? इससे अधिक होती है। ये थकती नहीं है, इन्हें विश्राम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जैसे इसको होती है। तो ये पेशियां आहार नाल में, श्वास नाल में, पित्ताशय में, नेत्र की आइरिस में, वृषण में आदि में पाई जाती हैं। ये पेशियां कहाँ पाई जाती हैं? सबसे पहले देखो आहार नाल में। कहाँ पाई जाती हैं?
आहार नाल में और वृषण में, और कहां पाई जाती हैं? श्वास नाल में और पित्ताशय में। अब मेरी बात मैंने आपको इसलिए बताई है, ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है कि इसके अंदर आप देखो, आहार नाल भोजन करते रहो, कभी नहीं थकोगे आप, आपकी ये टिश्यूज कभी नहीं थकेंगे, ये पेशियां काम करती रहेंगी, वृषण काम करता रहेगा, श्वास नाल सांस की नली काम करती रहेगी, पित्ताशय पित्त की थैली हमेशा काम करती रहेगी। ठीक है, हमेशा याद रखना है आपको, आपकी आंखें हमेशा काम करती रहेंगी। आइरिस आपने देखा होगा, आइरिस क्या होता है? आपने देखा होगा आइरिस स्कैन किया जाता है जब आधार कार्ड अपन बनवाते हैं, तो उसको देखो, संरचना के आधार पर इसमें दो प्रकार के तंतु पाए जाते हैं, प्राथमिक तंतु और द्वितीयक तंतु। प्राथमिक का नाम सिर्फ ये है कि एक पाया जाता है, ठीक है, तो इसका नाम है मायोसिन। क्या नाम है? और द्वितीयक तंतु में सबसे पहला, मतलब एक से ज्यादा पाए जाते हैं, तो पहला क्या है? एक्टिन है। पहला क्या है? एक्टिन। और दूसरा क्या है? दूसरा ट्रोपोमायोसिन। दूसरा क्या है? पहला एक्टिन और दूसरा क्या है? ट्रोपोमायोसिन। दूसरा क्या है? ट्रोपोमायोसिन। तीसरा क्या है? ट्रोपोनिन। तीसरा क्या है? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन। तो एक से ज्यादा हो गए, इसका मतलब कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, अरेखित पेशी ऊतकों के प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार के हैं। अरेखित पेशी ऊतक मैंने बताया, संरचना के आधार पर अरेखित पेशी ऊतकों में 2 प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। मतलब कि जो अरेखित है ना, ये इसमें तंतु कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। वैसे अरेखित पेशी ऊतक हैं कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से हैं बताओ? एक इकाई और बहु इकाई। समझ में आ गई? एक इकाई और, जो यहां लिख रहा हूं, ये 2 प्रकार के ऊतक हैं इसके अंदर, 2 प्रकार के। एक तो है एक इकाई और एक है बहु इकाई। पहला एक इकाई, दूसरा क्या है? बहु इकाई, ए, और ये क्या है? बी। देखो, एक इकाई के अंदर क्या होता है? ये खोखले अंगों की दीवारों, जैसे पाचन नाल, गर्भाशय, मूत्राशय, मूत्र नाल में पाए जाते हैं। बहु इकाई कहां पाए जाते हैं बताओ? ये त्वचा में, आंख की आइरिस में तथा रुधिर नलिकाओं की दीवारों पर पाए जाते हैं। मतलब बात समझ में आ गई? खोखले अंगों की दीवारों पर। ये कहां पाए जाते हैं? खोखले अंगों की दीवारों पर। और ये जैसे रुधिर नलिकाएं, रुधिर नलिकाएं, ठीक है, इनके अंदर पाए जाते हैं। बात आ गई? समझ में नहीं आई बताओ? ठीक है, अब इसके बाद तीसरा आता है हृदय पेशी ऊतक। क्या आता है? तीसरा आता है हृदय पेशी ऊतक। तो 3rd नंबर डाल लेना, हृदय पेशी ऊतक। हृदय पेशी ऊतक लिख लो, हृदय पेशी ऊतक के अंदर। देखो, हृदय पेशी ऊतक जो है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हृदय पेशी ऊतक क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। शरीर में क्या होता है? ये पेशियां होती कैसी हैं? छोटी बेलनाकार और शाखान्वित पेशी तंतु से निर्मित होती हैं तथा हृदय भित्तियों का निर्माण करती हैं। तो याद रखना आप, हृदय पेशी ऊतक क्या करते हैं? हृदय भित्तियों का निर्माण। यह है हृदय, हृदय की दीवारों, मतलब हृदय भित्ति का मतलब क्या होता है? हृदय दीवारों। यह है हृदय भित्तियों का निर्माण करती हैं, हृदय भित्तियों का निर्माण करती हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है इसके अंदर? आपने देखा होगा, हार्ट का मतलब, हृदय को क्या बोलते हैं दूसरा नाम? हाँ, क्या बोलते हैं बताओ? 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है हृदय? 72 बार। तो हृदय निर्भित्तियों मतलब कि एक तरीके से क्या हो सकता है? बेलनाकार हो सकता है, शाखान्वित पेशी तंतुओं से निर्मित होता है। ठीक है, क्या होता है? बेलनाकार हो सकता है, बेलनाकार। और
इसके अंदर क्या होती हैं, शाखा सहित तंतु। क्या होते हैं, शाखा सहित क्या होते हैं, तंतु होते हैं। ठीक है, कार्यात्मक रूप से अरेखित पेशियों की भांति अनैच्छिक होती है। अब अनैच्छिक क्यों होती है, आपने देखा होगा हृदय जैसे ही अगर रुक गया तो आपकी मृत्यु हो सकती है, इसलिए हृदय कभी बंद नहीं होना चाहिए। अगर हार्ट अटैक भी होता है, हार्ट पर आक्रमण अगर किया जाता है तो हृदय बंद होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि रेखित पेशी तक क्या है, ये विश्राम की आवश्यकता इसको होती है। अगर इसने अरेखित पेशी की तरह अगर आराम कर लिया तो क्या होगा, तो ये हमारी इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए आप कह सकते हैं कि हृदय पेशी ऊतक किसका टाइप हो गया, अनैच्छिक का हो गया। किसका हो गया, अनैच्छिक का। यह अनैच्छिक होता है। क्या होता है, इसकी कोई इच्छा नहीं होती आराम करने की। ठीक है, इसलिए कह सकते हैं कि इसकी कोई इच्छा नहीं होती है, ये बिना इच्छा के काम करता है। ठीक है, आपको इस बात को भी याद रखना है। नेक्स्ट बात क्या है इसके अंदर, मेनली जो बात है ना वो आपको याद रखनी है। यह हृदय में लेबद्ध संकुचन और प्रसार करती है, इसी से शरीर में रुधिर का परिवहन होता है। ले संकुचन और प्रसार का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा हृदय का फूलना, मतलब फेफड़े फूलते हैं ना, हृदय का क्या होता है, हार्ट क्या करता है, पंपिंग करता है ना। तो ये पंपिंग का कार्य करता है आपका हार्ट, क्या करता है, पंपिंग का कार्य करता है। और आपने देखा होगा पंपिंग का कार्य मतलब ये किसका करता है, वो भी रुधिर का परिवहन। क्या करता है, रुधिर का परिवहन। ये पता है क्या काम करता है आपको, ये खून को विभिन्न शरीर तक भेजता है। आपने दो चीज आपने सुनी होंगी, कौन कौन सी हो दो चीज बताओ, बताओ कौन कौन सी चीज हैं जो हृदय को शरीर के अंगों तक ले जाती हैं और शरीर को हृदय तक शरीर से अंगों उसको ले आती हैं, बताओ। आपने देखा होगा कि धमनी और शिरा दो चीज होती हैं। क्या होती है, एक तो होती है धमनी और एक होती है शिरा। बताओ शिरा और धमनी का क्या कार्य होता है, बताओ, कोई बता सकता है। आपने देखा होगा कि शरीर को शुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों तक पहुंचाना किसका काम होता है, बताओ। धमनी का होता है कि नहीं होता, बताओ। और शिरा क्या करती है, अशुद्ध रक्त को वापस ले आती है। ठीक है, तो हम ये धमनी और शिरा के बारे में इसके अलग चैप्टर के बारे में जब पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। और उसके बाद ये सामान्यतः फेफड़ों की नसों में पाई जाती है। फेफड़ों की नसों को बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। क्या बोलते हैं, फेफड़ों की कहां पर पाई जाती है, बताओ। यह है सामान्यतः कौन कौन, हृदय पेशी तक कहां पाया जाता है, फेफड़ों की नसों में। तो लिख सकते हैं यह है फेफड़ों की नसों में पाया जाता है। किसकी नसों में, फेफड़ों की नसों में पाया जाता है। ध्यान देना, फेफड़ों की नसों को बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। आपने शिराएं और धमनी सुनी होंगी, ठीक है, इनको आपको याद रखना है। अच्छा एक बात और सुनो, आपने दो चीज सुनी होंगी, एक तो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या फर्क होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहां पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, बताओ। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहां पाए जाते हैं, दोनों ही कहां पाई जाती हैं, मस्तिष्क के अंदर। तो आप ये सुनना, मेनली जो चीज है ना इसके अंदर वो क्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होती है ना, ठीक है, वो रेखित पेशी के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का काम होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसमें होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। आगे चल के पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। और इसके अंदर होता है
स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या होता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। समझ में आया? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसके अंदर जो चीज होती है। उसके बाद ये पेशियां जो होती है ना, अस्थियों से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? अस्थियों से। तो हम लिख सकते हैं अस्थियों से जुड़ी होती है। अंतर भी बता रहा हूं साथ साथ, इसी में कन्वर्ट कर दिया, अस्थियों से जुड़ी होती है। ये आंतरिक भागों से जुड़ी होती है। आपने देखा होगा आहार नाल, वृषण, श्वास नली, पित्ताशय, ये कहां पर है? हाथ में, पैर में, आंख में, गर्दन में। तो मतलब क्या हो गई? ये अस्थियों से जुड़ी होती है। और ये किससे जुड़ी होती हैं? रुधिर वाहिनियों से, आंतरिक भागों से। ठीक है, तो आज तक हमने कौन सा ऊतक कंप्लीट कर लिया है? पेशीय ऊतक कंप्लीट कर लिया है। हमने कितने ऊतक पढ़ लिए हैं? हमने जंतु ऊतक के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, और इसमें लास्ट बचा है आपका कौन सा ऊतक? तंत्रिका तंत्र ऊतक। सबसे पहले हमने पादप ऊतक के बारे में पढ़ा था। पादप ऊतक कितने प्रकार का था? कौन कौन सा? विभाज्य और स्थायी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा बताओ? जंतु तक पढ़ा। जंतु तक कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। कौन कौन सा है? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और लास्ट तंत्रिका तंत्र, मतलब तंत्रिका ऊतक जो है वो हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।